हेलो गाइस, स्वागत है इस चैनल पर आप सभी का। तो गाइस हमारे यहाँ सुपरवाइजर की बैच स्टार्ट हो चुका है और सुपरवाइजर की बहुत बेहतरीन क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं। तो आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है और आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आज अपना टॉपिक रहने वाला है सूचक पौधा। अपना न्यूट्रिशन चल रहा है, पोषक तत्वों के बारे में चल रहा है। तो आज अपन पढ़ने वाले पोषक तत्वों के बारे में। तो आज अपना टॉपिक क्या है? सूचक पौधा। तो आज अपन सारे के सारे सूचक पौधों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सूचक पौधों में आता है नाइट्रोजन के लिए। तो नाइट्रोजन के लिए जो सूचक पौधा काम में आता है वो आता है गोभी। क्या आता है? गोभी। पोटेशियम के लिए जो सूचक पौधा है वो है सरसों। फास्फोरस के लिए फास्फोरस पोटेशियम के लिए आलू। और फास्फोरस के लिए सरसों। सोडियम के लिए जो सूचक पौधा है वो चुकंदर। बोरोन के लिए जो है वो सूरजमुखी। कॉपर के लिए गेहूं। और जिंक के लिए धान। सल्फर के लिए सूचक पौधा सरसों भी माना जाता है और मूंगफली भी। और एक अपन बात करें राया। किसकी बात करें? राया। राया किसके लिए माना जाता है? सल्फर के लिए। तो सूचक पौधों की बात कर रहे हैं अपन। तो सूचक पौधों में अपन नाइट्रोजन के लिए अपना गोभी है। पोटेशियम के लिए अपना आलू है। फास्फोरस के लिए सरसों है। सोडियम के लिए चुकंदर है। बोरोन के लिए सूरजमुखी है। कॉपर के लिए गेहूं है और जिंक के लिए धान है। और सल्फर के लिए सरसों, मूंगफली और अपन किसको भी मानते हैं? राय को भी मानते हैं। राया क्या है? सरसों की एक वेराइटी होती है, राई और राया। तो सल्फर के लिए वो क्या होते हैं? सूचक पौधे होते हैं। तो इन सब के बारे में आज अपन ने देखा है कौन कौन सी फसलें, कौन कौन से सूचक पोषक तत्व होते हैं उनके लिए। तो ये सब अब यहां से गाइस क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो क्वेश्चन बनेगा यहां से कि ऐसा मतलब सोडियम और बोरोन के लिए कौन सा सूचक पौधा है। क्या क्वेश्चन बनेगा? मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं क्वेश्चन कौन सा बनने वाला है। तो क्वेश्चन बनेगा यहां से सोडियम तथा बोरोन के लिए कौन सा सूचक पौधा होता है। ऑप्शन ए आएगा अपना चुकंदर व आलू। ऑप्शन बी है अपना सूरजमुखी व चुकंदर। ऑप्शन सी है अपना चुकंदर व सूरजमुखी। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अपना क्वेश्चन है सोडियम तथा बोरोन के लिए कौन सा सूचक पौधा होता है। तो अपन का ऑप्शन पहला है चुकंदर व आलू। ऑप्शन दूसरा है सूरजमुखी व चुकंदर। ऑप्शन तीसरा चुकंदर व सूरजमुखी। और डी है अपना इनमें से कोई नहीं। ये अपने क्या ऑप्शन है? तो अपने को यहाँ क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले सीरियल ध्यान रखना है। पहले कौन पूछा गया है? तो पहले पूछा गया अपने को सोडियम। तो पहले सोडियम का पता होना चाहिए, फिर अपने को बोरोन का पता होना चाहिए। तो सोडियम के लिए जो सूचक पौधा है वो कौन होता है? चुकंदर होता है। और बोरोन के लिए जो सूचक पौधा है वो कौन होता है? सूरजमुखी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा यहां से सी। क्या जाएगा? सी। सोडियम के लिए अपना कौन सा सूचक पौधा? चुकंदर है। और सोडियम के बोरोन के लिए कौन सा है? सूरजमुखी। तो अपने यहां से करेक्ट आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा। अब देखो यहाँ पे गाइस बी ऑप्शन भी क्या है? लगभग रिलेटेड रख रहा है, लेकिन यहाँ पे बी ऑप्शन पहला क्या है? बोरोन के लिए। और ये क्या है? सोडियम के लिए। तो ये अपना ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। तो इस प्रकार से क्या एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आपको इस प्रकार से अपने को क्या करना है? आंसर देख के करना है कि पहले किसका पूछा गया है, बाद में किसका पूछा गया है। उसी के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है? आंसर लगाना है। तो ये तो हो गई अपने सूचक पौधों की बात है। आज अपन जो पढ़े अपना नेक्स्ट पोषक तत्व है उसका नाम है मैग्नीशियम। क्या नाम है अपने नेक्स्ट पोषक तत्व का? नाम मैग्नीशियम। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं, Mg से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, Mg से डिनोट करते हैं। अब मैग्नीशियम के बारे में पढ़ते हैं। तो मैग्नीशियम मृदा में डोलोमाइट के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है, डोलोमाइट के रूप में पाया जाता है। मृदा में इसका स्रोत क्या है, डोलोमाइट की। मृदा में जो मैग्नीशियम वो किसके रूप में पाया जाता है, डोलोमाइट के रूप में पाया जाता है। और डोलोमाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaCO3.MgCO3, या मैं इसको बोलूं तो Ca.MgCO3 का होल ट्वाइस। कैल्शियम कार्बोनेट डॉट मैग्नीशियम कार्बोनेट किसका फॉर्मूला होता है, डोलोमाइट का फॉर्मूला होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोनेट डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या होता है। तो अपने को पता होना चाहिए डोलोमाइट का फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट डॉट मैग्नीशियम कार्बोनेट किसका फॉर्मूला होता है, डोलोमाइट का फॉर्मूला होता है। अब बात करें इसके कार्य की, तो मैग्नीशियम का मेन कार्य होता है ये प्रकाश संश्लेषण में काम आने वाली प्रोटीन, प्रकाश संश्लेषण में काम आने वाली प्रोटीन फेरिडॉक्सिन के निर्माण में सहायक होता है। किसके निर्माण में सहायक होता है, फेरिडॉक्सिन के निर्माण में सहायक होता है, जिसको अपन FeS के नाम से भी जानते हैं। तो मैग्नीशियम जो है फेरिडॉक्सिन प्रोटीन के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है, जिसे अपन FeS के नाम से भी जानते हैं, फेरिडॉक्सिन, जो कि प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में क्या आती है, काम में आती है। और अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की कमी से, किसकी कमी से, मैग्नीशियम की कमी से पशुओं में एक रोग होता है। मैग्नीशियम की कमी से पशुओं में ग्रास टेटेनी नामक रोग होता है। मैग्नीशियम की कमी से पशुओं में कौन सा रोग होता है, ग्रास टेटेनी नामक रोग होता है, जो बिल्कुल किससे समानता रखता है, गोइटर नामक बीमारी से समानता रखता है। गोइटर नामक बीमारी जो होती है वो आयोडीन की कमी से होती है, जो गले के पास में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड होती है। तो थायराइड ग्लैंड में क्या कर लिया, जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसका रिलीज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उससे कौन सी बीमारी होती है, गोइटर बीमारी होती है। तो गोइटर बीमारी जैसी एक बीमारी होती है जिसको अपन बोलते हैं ग्रास टेटेनी, जो कि घास में मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। और मैग्नीशियम का मेन जो वर्क होता है, मेन जो कार्य होता है वो होता है जो मैग्नीशियम जो पोरफायरिन रिंग के निर्माण में सहायक होता है। किसके निर्माण में सहायक होता है, पोरफायरिन रिंग। कल मैंने बताया था आपको, मैग्नीशियम यहाँ बीचों बीच में होता है और इसके चारों तरफ कौन लगा होता है, नाइट्रोजन लगा होता है। कौन होता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और मैग्नीशियम मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, पोरफायरिन रिंग का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, पोरफायरिन रिंग। इसका निर्माण करने के बाद में ये क्या करता है, क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है। किसकी मात्रा को बढ़ाता है, क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है। तो मैग्नीशियम जो है वो किसके निर्माण में सहायक होता है, पोरफायरिन रिंग के निर्माण में सहायक होता है। और ये पोरफायरिन रिंग पौधे में किसकी मात्रा को बढ़ाती है, क्लोरोफिल की मात्रा को क्या करती है, बढ़ाती है। तो मैग्नीशियम के बारे में आज अपन ने पढ़ा कि मैग्नीशियम जो है मृदा में डोलोमाइट के रूप में पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण में काम आने वाली फेरोडॉक्सिन प्रोटीन का निर्माण करता है। और मैग्नीशियम की कमी से पशुओं में जो रोग होता है उसको बोलता है अपन ग्रास टेटेनी। या एक तंबाकू में रोग होता है, तंबाकू में नेक्रोची रोग या नेक्रोसिस रोग भी अपन बोलते हैं। तंबाकू में नेक्रोसी रोग या नेक्रोसिस अपन उस रोग के नाम से भी जानते हैं। तो मैग्नीशियम के बारे में अपन ने पढ़ा। मैग्नीशियम के बाद में अपन पढ़ते हैं सल्फर के बारे में। क्या है अपना अगला, सल्फर। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सल्फर। सल्फर को पौधे, अगर मैं बात करूं ये इसको पौधे किसके रूप में लेते हैं, सल्फर को पौधे SO4
या इसको मैं बात करूं सल्फेट के रूप में प्राप्त करते हैं। किसके रूप में प्राप्त करते हैं? सल्फेट के रूप में लेते हैं। सल्फर को पौधे सल्फेट के रूप में लेते हैं और सल्फर की कमी से तेल वाली फसलों में तेल की मात्रा कम हो जाती है। तेल की मात्रा कम हो जाती है। मतलब अगर पौधे के अंदर किसकी कमी रहेगी? सल्फर की कमी रहेगी। तो सल्फर की कमी होने के कारण जो तिलहनी फसलें जैसे मूंगफली हो गई, सरसों हो गई, जिनसे मतलब तेल प्राप्त होता है, सोयाबीन हो गई, इन सभी फसलों में किसकी मात्रा कम हो जाती है? तिलहनी फसलों में सल्फर की मात्रा से तेल की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इससे अपन कमी से रोग भी बोल सकते हैं कि तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा का कम होना। और बात करूं मैं यह तिलहनी फसलों में गंध तथा तीक्ष्णता को वृद्धि करता है। तीक्ष्णता में वृद्धि करता है। मतलब अगर किसी फसल में सल्फर की पर्याप्त मात्रा है तो उससे क्या होगा? गंध तथा उसकी तीक्ष्णता में क्या आएगी? वृद्धि आएगी। और तीक्ष्णता मतलब बोले तो तीखेपन किसके लिए जिम्मेदार है? तीखेपन के लिए भी जिम्मेदार है। तीखेपन के लिए जिम्मेदार। तो सल्फर की अधिकता, सल्फर को अपन किसके नाम से और जानते हैं? गंधक के नाम से और जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गंधक भी बोलते हैं। सल्फर को क्या बोलते हैं? गंधक। तो गंधक के कारण फसलों में क्या आता है? तीखापन आता है। लेकिन कुछ फसल अपन पढ़ेंगे जिनमें तीखापन किसके कारण आता है, वो अपन अभी देखने वाले। और मैं अगर बात करूं इससे रोग, तो इसके कारण मतलब सल्फर की कमी के कारण रेचके की पत्तियों का कैसा हो जाता है? पीली पड़ जाती है। कमी के कारण चाय की पत्तियों में पीलापन, चाय की पत्तियों में पीलापन तथा सरसों की पत्तियों का कप जैसी संरचना में परिवर्तित होना। कप जैसी संरचना में परिवर्तित होना मतलब अगर सल्फर की कमी है तो सल्फर की कमी से चाय की जो पत्तियां वो कैसी हो जाती है? पीली पड़ जाती हैं। और सरसों की पत्तियां कपनुमा संरचना में क्या लेती हैं? अपना आकार वृद्धि कर लेती है। कपनुमा संरचना में अपना आकार ढाल लेती है। किसकी कमी से? सल्फर की कमी से। अब सल्फर की कमी से तो ये दो रोग होते हैं, चाय की पत्तियों का पीलापन और जो अपनी सरसों की पत्तियां कैसी हो जाती हैं? सरसों की पत्ती कपनुमा आकृति की ले लेती है। और अगर मैं बात करूं तीसरे तो मूंगफली की पत्तियों का बी आकार का होना। किसकी? मूंगफली की पत्तियों का बी आकार का होना। तो सल्फर की कमी से तीन रोग पड़े, चाय की पत्तियों में पीलापन, सरसों की पत्ती कपनुमा संरचना और मूंगफली की पत्तियों का किस आकार में होना? बी आकार में होना। ये किसकी कमी के कारण होता है? सल्फर की कमी के कारण होता है। अब मैं थोड़ा सा बात करूं सल्फर की अधिकता के कारण। तो सल्फर की अधिकता के कारण धान में अकोची रोग। कौन सा? धान में अकोची रोग। सल्फर की अधिकता से धान में कौन सा रोग होता है? अकोची रोग होता है। तो गाइस यहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है कि सल्फर के कारण जो तिलहनी फसल होती है उनमें गंध और तीक्ष्णता का क्या होता है? वृद्धि होती है। और सल्फर की कमी के कारण चाय की पत्ती कैसे होती है? पीली पड़ जाती है। सरसों की पत्ती कपनुमा संरचना। गाइस 2016 जेड के अंदर क्वेश्चन आया गया है कि सरसों की पत्तियां कपनुमा संरचना में किस पोषक तत्व की कमी के कारण होती है, और वहां आंसर गया था इसका गंधक। क्या गया था? गंधक। गंधक के कारण सरसों की पत्ती कपनुमा संरचना में क्या हो जाती है?
परिवर्तित हो जाती है। तो ये अपने को पता होना चाहिए। अब बात करें कुछ फसलों के लिए तीखापन पढ़ते हैं अपन, क्या पढ़ते हैं? तीखापन, मतलब कुछ फसलें तीखापन किस प्रकार से वो तीखा देती है। तो सबसे पहले मैं बात करूं मिर्च की, किसकी बात करूं? तो मिर्च में तीखापन जो होता है वो एक तत्व आता है जिसका नाम है कैप्सीन। क्या नाम है? कैप्सीन। तो कैप्सीन के कारण मिर्च में क्या होता है? तीखापन होता है। फिर बात करूं मैं प्याज, प्याज में जो तीखापन होता है वो होता है डाई एलाइल, डाई एलाइल डाई प्रोपाइल और डाई सल्फाइड। प्याज में तीखापन डाई एलाइल डाई प्रोपाइल डाई सल्फाइड। और लहसुन, लहसुन में जो तीखापन होता है वो होता है एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड। और बात करूं मूली, मूली में जो तीखापन होता है वो होता है आइसोथायोसाइनेट। किसके द्वारा होता है? आइसोथायोसाइनेट। तो अपन ने बात की तीखेपन के लिए, तो मिर्ची, तो मिर्च में जो तीखापन होता है वो होता है कैप्सीन के कारण। किसके कारण होता है? कैप्सीन। अब मैं थोड़ा सा बात करूं, मिर्ची का बॉटनिकल नेम होता है वो होता है कैप्सिकम एनम। क्या होता है? कैप्सिकम एनम। तो अब देखो यहाँ पे जो मिर्ची में जो तीखापन है वो तो किसके कारण होता है? कैप्सिन के कारण होता है। लेकिन मिर्च का लाल रंग वो किसके कारण होता है? कैसीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैसीन। कैप्सिन के कारण तो क्या हो गया? मिर्च में तीखापन। और कैसीन के कारण क्या हो गया? मिर्च में लालपन। अब बात करें प्याज, प्याज में जो तीखापन होता है डाई एलाइल डाई प्रोपाइल डाई सल्फाइड के द्वारा होता है। लहसुन में तीखापन एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड के द्वारा होता है। और मूली में तीखापन होता है आइसोथायोसाइनेट के द्वारा होता है। और अपन ने पढ़ा था सल्फर, सल्फर गंधक, गंधक जो है वो क्या होता है? तीखेपन के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। क्या होता है? तीखेपन के लिए जिम्मेदार होता है। किसमें? सरसों में और तिलहनी फसलों के अंदर जिम्मेदार होता है। आगे अपन पढ़ते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सूक्ष्म पोषक तत्व। और सूक्ष्म पोषक तत्वों को याद करने के लिए मैंने आपको दो ट्रिक बताई थी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो जाके देखना, वहां पे आपको इनकी ट्रिक मिल जाएगी। तो पार्ट 1 जो है हमारा, वहां पे आपको मैंने सूक्ष्म पोषक तत्वों को याद करने के लिए ट्रिक बता रखी है, वहां आप देखना, वहां आपको प्रॉपर ये ट्रिक मिल जाएगी। अब मैं बात करूं इनको सूक्ष्म पोषक तत्व क्यों कहा गया है। मतलब पौधे को जो इनकी मात्रा, जो इनकी आवश्यकता होती है वो क्या, कितनी होनी होती है? 1 ppm से कम होती है। तो पौधे को इनकी आवश्यकता, पौधे को इनकी आवश्यकता 1 ppm से कम होती है। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की पौधे को आवश्यकता कितनी होती है? 1 ppm से कम होती है। यहां पीपीएम का मतलब होता है, पीपीएम की फुल फॉर्म की बात करूं तो पीपीएम की फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। तो पीपीएम की फुल फॉर्म क्या होगी? पार्ट्स पर मिलियन। मतलब सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो पौधे को प्राप्ति होगी वो कितनी होगी? 1 ppm से कम मात्रा में होगी। और अखनिज पोषक तत्व, या अब मैं बात करूं उनको, जो इनको अपन मुख्य पोषक तत्व के नाम से भी जानते हैं, उनकी जो प्राप्त मात्रा होती है वो होती है 1 ppm से ज्यादा। तो मुख्य पोषक तत्वों की पौधे को प्राप्ति 1 ppm से ज्यादा, और सूक्ष्म पोषक तत्वों की पौधे को प्राप्ति 1 ppm से कम। और इसमें अपन पहला पोषक तत्व पढ़ने वाले हैं वो है बोरोन। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? बोरोन। तो मैं बात करूं बोरोन की, तो बोरोन जो है वो मृदा में टुर्मिनिल के रूप में पाया जाता है। मृदा में किस रूप में पाया जाता है? मृदा में स्त्रोत, मृदा में बोरोन का स्त्रोत जो होता है वो होता है टुर्मिनिल। मृदा में बोरोन किसके रूप में पाया जाता है? टुर्मिनिल के रूप में पाया जाता है। और पौधे इसको जो प्राप्त करते हैं, पौधे बोरोन को H3BO3 के रूप में प्राप्त करते हैं, BO3 के रूप में प्राप्त करते हैं। मतलब यहां बात करो H3BO3 मतलब बोरिक अम्ल के रूप में क्या कर लेते हैं?
प्राप्त करते हैं, किसके रूप में प्राप्त करते हैं, बोरिक अम्ल के रूप में प्राप्त करते हैं। तो ये अपने को पता होना चाहिए। और सूक्ष्म पोषक तत्वों में मात्र एक ऐसा पोषक तत्व है जो किसके रूप में पाया जाता है, अधातु के रूप में पाया जाता है। मतलब पोषक तत्वों में मात्र एक ऐसा पोषक तत्व जो किसके रूप में पाया जाता है, अधातु के रूप में पाया जाता है। तो यहां से ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांस है कि ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो अधातु के रूप में पाया जाता है। तो मात्र एक ऐसा पोषक तत्व जो किसके रूप में पाया जाता है, अधातु के रूप में। अधातु के रूप में पाया जाता है। तो ये अपने को पता होना चाहिए, मात्र एक ऐसा पोषक तत्व जो किसके रूप में पाया जाता है, अधातु के रूप में पाया जाता है, बाकी सभी धातुओं के रूप में पाए जाते हैं। ये यहां से क्वेश्चन बनने की प्योरिटी रहती है कि यहां से क्वेश्चन बनना सबसे ज्यादा होता है। और बोरॉन का सबसे भयंकर जो क्वेश्चन आता है वो हमेशा आता है, फल अगर आपको ध्यान रखना है, फल अगर कहीं पे ही फट रहे हैं तो वहां किसकी कमी होगी, बोरॉन की कमी होगी। किसकी कमी होती है, फलों के फटने के लिए जिम्मेदार पोषक तत्व कौन सा है, बोरॉन। फलों के फटने के लिए जिम्मेदार पोषक तत्व वो कौन सा पोषक तत्व है, बोरॉन। तो अगर आपको कहीं पे किसी भी क्वेश्चन में दिख जाए फल फटना, तो वहां किसकी कमी होगी, बोरॉन की कमी के कारण क्या करते हैं, फल क्या है, फटते हैं बोरॉन की कमी के कारण। तो फल अगर आपके फटते हैं तो किसकी कमी के कारण फटते हैं, बोरॉन कमी के कारण फटते हैं। अब इसकी कमी से होने वाले रोग तो पढ़ते हैं, पहला रिचके में पीलापन, रिच का सभी जानते होंगे, रिचके में पीलापन। दूसरा अंगूर में हैंड एंड चिकन रोग। तीसरा फूल गोभी में होलो स्टेम। फूल गोभी में होलो स्टेम। फलों का फटना। तो अपन रोग पड़ते हैं रिचके में पीलापन, किसकी कमी कारण, बोरोन की कमी कारण। अंगूर में हैंड एंड चिकन रोग, मतलब क्या होता है, जैसे अंगूर का कोई भी गुच्छा होता है, तो अंगूर के गुच्छे में क्या होता है, जैसे मान लो ये अपने पास में क्या अंगूर का गुच्छा है, और इसमें क्या होते हैं, बड़े बड़े अंगूरों के साथ में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे अंगूर होते हैं। मतलब हैंड मतलब होता है मुर्गी, चिकन मतलब होता है उसका बच्चा, मतलब बड़े अंगूर और उसके बीच बीच में छोटे छोटे अंगूर, तो वो किसकी कमी कारण होते हैं, बोरोन की कमी कारण होता है। तो अंगूर में हैंड एंड चिकन रोग किसकी कमी कारण होता है, बोरोन की कमी कारण होता है। फूल गोभी में होलो स्टेम, बोरोन की कमी। और फलों के फटने में कौन सा सहायक होता है, बोरोन सहायक होता है। कौन सहायक होता है, बोरोन सहायक होता है। और एक अपन पढ़ते हैं सूरजमुखी में चफीनेस, सूरजमुखी में टफीनेस या फजीनेस, टफीनेस या फजीनेस। और आंवले में नेक्रोसिस, किसकी कमी कारण होता है, बोरोन की कमी कारण होता है। आंवले में नेक्रोसिस, ये सब किसकी कमी कारण रोग होते हैं, बोरोन की कमी के कारण होता है। आंवले में नेक्रोसिस, सूरजमुखी में चफीनेस फजीनेस, फलों का फटना, फूलगोभी में होलोस्टिम, अंगूर में हैंड एंड चिकन रोग, और रिचके में क्या, पीलापन। ये किसकी कमी कारण होता है, बोरोन की कमी के कारण होता है। आगे पढ़ते हैं फेरस, कौन पढ़ते हैं, फेरस, और इसको अपन आयरन भी बोलते हैं। तो फेरस के लिए जो पौधा है, फेरस को Fe+2 के रूप में क्या करता है, प्राप्त करता है। फेरस को Fe+2 के रूप में प्राप्त करता है। और फेरस का जो मुख्य कार्य है, फेरस का मुख्य कार्य
लैग हीमोग्लोबिन के निर्माण में, लैग हीमोग्लोबिन के निर्माण। तो लैग हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक कौन सा पोषक तत्व है? वो है अपना फेरस। तो यहां से फेरस के लिए एक ही क्वेश्चन बनता है, लैग हीमोग्लोबिन के निर्माण में कौन सहायक है? फेरस। कौन सहायक है? फेरस। फेरस जो है वो लैग हीमोग्लोबिन के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। और पौधे इसको किसके रूप में प्राप्त करते हैं? Fe+2 के रूप में प्राप्त करते हैं। किसके रूप में प्राप्त करते हैं? Fe+2 के रूप में प्राप्त करते हैं। फिर बात करते हैं कॉपर की। किसकी बात कर लेते हैं? कॉपर। तो पौधे इसको Cu+2 के रूप में प्राप्त करते हैं। तो पौधे जो है कॉपर को किसके रूप में प्राप्त करते हैं? Cu+2 के रूप में प्राप्त करते हैं। इसके लिए सूचक पौधा पूछा जाता है। कॉपर के लिए सूचक पौधा है वो है गेहूं। तो गेहूं में कॉपर के क्या होते हैं? लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये अपने को पता होना चाहिए। और कॉपर के लक्षण जो है कहां पर दिखाई देते हैं? नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। कहां पर दिखाई देते हैं? नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। तो यहां से इंपॉर्टेंट चीज है कॉपर की। कॉपर जो है Cu+2 आयन के रूप में पौधे को प्राप्त होता है। इसके लिए सूचक पौधा है गेहूं। और ये कहां पर, इसके लक्षण कहां पर दिखाई देते हैं? नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं कॉपर के लक्षण। आगे पढ़ते हैं मैग्नीज। तो मैग्नीज को जो पौधा है वो किसके रूप में प्राप्त करता है? एम पौधा Mn+2 के रूप में प्राप्त करता है। और यह प्रकाश संश्लेषण में काम आने वाली प्रोटीन प्रोटीनों के निर्माण में कैसा होता है? सहायक होता है। तो मैग्नीज को पौधा Mn+2 के रूप में प्राप्त करता है, आयन के रूप में प्राप्त करता है। और मैग्नीज का कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण में काम आने वाली प्रोटीनों के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। और थोड़ा जो अपने को जो इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है, तो इंपॉर्टेंट पोषक तत्व अपना सल्फर, और उसके बाद में बोरोन, और अपन ने उससे पहले पढ़ा था नाइट्रोजन और पोटेशियम। ये अपने कैसे थे? इंपॉर्टेंट पोषक तत्व थे। एक अपन पढ़ लेते हैं क्लोरीन के बारे में। किसके बारे में पढ़ लेते हैं? क्लोरीन। तो क्लोरीन को पौधा इसे Cl- के रूप में प्राप्त करता है। तथा इसकी अधिक मात्रा का उपयोग तंबाकू की फसल में नहीं किया जाता है। तंबाकू की फसल में नहीं किया जाता है क्योंकि यह तंबाकू की पत्तियों की तंबाकू की पत्तियों की दहन क्षमता को कम करता है। दहन क्षमता को कम करता है। तो क्लोरीन के बारे में पढ़ा। क्लोरीन को पौधा Cl- के रूप में प्राप्त करते हैं। और इसकी अधिक मात्रा का उपयोग तंबाकू की फसल में नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि यह जो तंबाकू की पत्ते होते हैं उनकी दहन क्षमता को क्या करता है? कम करता है।
तो ये थे अपने पोषक तत्वों के बारे में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो अपने को पता होना चाहिए। तो फेरस अपना इंपॉर्टेंट है, सल्फर अपना इंपॉर्टेंट है, बोरोन इंपॉर्टेंट है, सोडियम और पोटेशियम अपने लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार फास्फोरस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं उपापचयी पोषक तत्व कौन कौन से, सिर्फ नाम पता होना चाहिए कि अपने उपापचयी पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो उपापचयी पोषक तत्वों के नाम पता होना चाहिए। उपापचयी पोषक तत्व तो उनमें है अपना सोडियम, वेनेडियम, कोबाल्ट। तो उपापचयी पोषक तत्व अपने सोडियम, वेनेडियम और कोबाल्ट। और अपने को ये पता होना चाहिए 16वां पोषक तत्व कौन सा है, 16वां पोषक तत्व और 17वां पोषक तत्व। और एक और है क्रोमियम। तो 16वां पोषक तत्व अपना मोलिब्डेनम, कौन सा है, मोलिब्डेनम। और 17वां पोषक तत्व निकल। मोलिब्डेनम की खोज एक्चुअल हुई थी 1778 के अंदर, लेकिन इसको पोषक तत्व के रूप में यूज किया था 1939 के अंदर। और निकल की खोज हुई थी 1987 में। कब हुई थी, 1987 में। और इसकी जो खोज की थी वो थी ब्रोन नामक वैज्ञानिक ने की थी, ब्रोन नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई। तो गाइज ये था अपना पोषक तत्वों के बारे में। आज अपन ने पोषक तत्वों के बारे में पूरा पढ़ लिया है, पोषक तत्व क्या क्या चीज, क्या भूमिका निभाते हैं पौधे में। तो आज अपनी पोषक तत्वों की क्लास होती है खत्म। कल से कोई नया टॉपिक तड़ाके धमाके के साथ लेके आएंगे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भेजें और ज्यादा से ज्यादा चैनल पर आए और जुड़े हमसे। हमारे यहाँ पे सुपरवाइजर की बैच रेगुलर चल रही है। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके बाय।